नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने यूरिया की कालाबाजारी को रोकने के लिए उठाए सख्त कदम। फ्लाइंग स्क्वाड ने 15 राज्यों में 370 यूनिट पर किया औचक निरीक्षण। 112 मिक्सचर फर्टिलाइजर यूनिट की लाइसेंस किया रद्द। 70,000 यूरिया के बोरे को किया जब्त। कालाबाजारी करने वालों पर 30 FIR किया गया दर्ज। 11 लोगों को भेजा गया जेल। गुजरात के कृषि मंत्री ने कहा, खरीफ सीजन में किसानों को रासायनिक खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। सब्सिडाइज्ड यूरिया के औद्योगिक इस्तेमाल रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार। किसानों को खाद समय पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएगी सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्री परिषद की बैठक। डिफॉल्टर किसानों को ब्याज माफ करने की योजना को दी मंजूरी। 11 लाख से अधिक डिफॉल्टर किसानों का 2,123 करोड़ रुपए का ब्याज माफ। MSP पर गेहूं खरीदी की अवधि 10 मई से बढ़ाकर कर दी गई है 20 मई। खादी ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष ने असम में लाभार्थियों को मधुमक्खी के बक्से, अचार बनाने की मशीनें और स्वचालित अगरबत्ती मशीनों की वितरित। कहा, KVIC देश के गांवों और कस्बों में योजनाओं को कर रहा है लागू। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय के विशेष उड़ान दस्ते ने देश के 15 राज्यों में छापेमारी कर किसानों के यूरिया की कालाबाजारी के मामलों का पर्दाफाश किया है। बड़े पैमाने पर नीम कोटेड यूरिया जब्त किया गया। साथ ही इस धंधे में संलिप्त 112 यूरिया मिक्सचर इकाइयों को बंद भी कर दिया गया है। वहीं 120 इकाइयों में किसानों को दिया जाने वाला यूरिया भी पकड़ा गया है। मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि उड़ान दस्ते ने पिछले कुछ महीनों के दौरान 15 राज्यों में 370 इकाइयों पर छापेमारी की है। ये यूरिया के दुरुपयोग को लेकर मिली शिकायतों के आधार पर की गई। इस मामले में 30 FIR भी दर्ज की गई हैं। 11 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। 70,000 बैग यूरिया जब्त किया गया है जो किसानों के लिए था, लेकिन कारखानों में मिला है। केंद्रीय उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि दुनिया भर में उर्वरकों की कमी चल रही है, जिसके चलते उनकी कीमतें बढ़ी हैं। सरकार किसानों को यूरिया का बैग 268 रुपए में देती है। एक बैग पर 2,000 रुपए से अधिक की सब्सिडी दी जा रही है। इसलिए सरकार किसानों के यूरिया के दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ व्यापक अभियान चला रही है। मंत्रालय के अनुसार कुल 268 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 120 में नीम कोटेड यूरिया पाया गया। 89 मामले मिलावट के पाए गए, जबकि 59 नमूनों की जांच रिपोर्ट अभी आनी है। गौरतलब है कि किसानों को सब्सिडी पर दिए जाने वाला यूरिया को नीम कोटेड किए जाने के बावजूद कई कारखानों में इसका दुरुपयोग जारी है। जिन राज्यों में छापेमारी की गई है उनमें गुजरात, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक एवं उत्तराखंड शामिल हैं। गुजरात के कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने मंगलवार को गांधीनगर में कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आगामी खरीफ सीजन को लेकर चर्चा की। किसानों को समय पर पर्याप्त यूरिया उपलब्ध कराने को लेकर जरूरी उपायों और रासायनिक खाद के गलत इस्तेमाल रोकने पर भी समीक्षा की गई। पटेल ने कहा कि आगामी खरीफ सीजन में राज्य के किसानों को रासायनिक खाद जरूरत पर और जरूरी मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। खाद वितरण व्यवस्था सुदृढ़ करने और सब्सिडाइज्ड यूरिया के औद्योगिक इस्तेमाल रोकने के लिए सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर औद्योगिक इकाइयों, खाद विक्रेता और संलिप्त अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के 2 लाख रुपए तक के 11,19,000 डिफॉल्टर किसानों पर बकाया ब्याज की राशि 2,123 करोड़ रुपए माफ करने के लिए ब्याज माफी योजना को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री चौहान की घोषणा, जो किसान ऋण माफी के चक्कर में डिफॉल्टर हो गए हैं, उनके ब्याज की राशि सरकार द्वारा भरी जाएगी के अनुरूप मंत्रिपरिषद द्वारा ये योजना मंजूर की गई। ऐसे डिफॉल्टर किसान जिन पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पैक्स के 31 मार्च 2023 की स्थिति में मूल एवं ब्याज को मिलाकर 2 लाख रुपए तक का ऋण बकाया है, उनके ब्याज की भरपाई राज्य शासन द्वारा की जाएगी। कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा निर्णय ये भी लिया गया कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 20 मई तक की जाएगी। ये अवधि 10 मई को समाप्त हो रही थी। वर्षा और ओलावृष्टि की स्थिति को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। साथ ही सहकारी समितियों को ऋण चुकाने की समय सीमा में भी वृद्धि की गई है। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के खेत की सिंचाई के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। सिंचाई के लिए सोचो आप कहते गए, मैं करता गया। कितनी सिंचाई की योजना है अपने यहाँ? 1,91,000 हेक्टेयर का मतलब है लगभग 5 लाख एकड़ जमीन में मैंने सिंचाई की व्यवस्था करवाई है या व्यवस्था हो रही है। यहाँ किसान भाई बैठे हैं, एक फसल मुश्किल से हो जाए, एक की 2 फसल हुई, 2 की अब 3 हो गई। मूंग, और मूंग केवल पैदा ही नहीं करवा रहा, मूंग पैदा भी करो और मूंग बेचो भी। पर की साल मूंग खरीदी 7200 रुपया कुंटल, बाजार में थी 5,000 रुपया कुंटल। 1 कुंटल पे 2.25 और 2,500 रुपया भी अगर दिए तो मैंने दिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए, ताकि किसान को ठीक मिल जाए पैसा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में किसानों के हित में 2 बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद ने डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ करने की योजना को मंजूरी दी। इस योजना में 11.19 लाख डिफॉल्टर किसानों के ऊपर बकाया ब्याज की राशि 2,123 करोड़ रुपए माफ की जाएगी। इसके साथ ही समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की अवधि 10 मई से बढ़ाकर 20 मई कर दी गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पैक्स के 2 लाख रुपए तक के 11.19 लाख डिफॉल्टर किसानों के ऊपर बकाया ब्याज की राशि 2,123 करोड़ रुपए माफ करने के लिए ब्याज माफी योजना को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि 25 मई को भोपाल में किसानों का महासम्मेलन होगा। योजना के लिए आवेदन पत्र 13 मई से लेना प्रारंभ किए जाएंगे। वहीं 12 मई को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के कार्यालयों में डिफॉल्टर किसानों की सूची चस्पा की जाएगी। दावे आपत्ति का परीक्षण 16 से 18 मई के बीच किया जाएगा और 22 मई को जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को ब्याज की राशि अंतरित कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जो किसान इस अवधि में आवेदन नहीं कर पाएंगे वे 30 नवंबर 2023 तक योजना के लिए पात्र रहेंगे और आवेदन कर सकेंगे। ब्याज माफी के बाद किसानों को सहकारी समितियों द्वारा डिफॉल्टर मुक्त होने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 1 जून से पात्र किसानों को सहकारी समितियों पर खाद बीज मिलना प्रारंभ हो जाएगा। गृह मंत्री ने बताया कि कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा निर्णय लिया गया है कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 20 मई तक की जाएगी। ये अवधि 10 मई को समाप्त हो रही है। वर्षा और ओलावृष्टि की स्थिति को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। साथ ही सहकारी समितियों को ऋण चुकाने की समय सीमा में भी वृद्धि की गई है।
और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने सोमवार को असम में 3 अलग अलग वितरण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। विभिन्न कार्यक्रमों में लाभार्थियों को मधुमक्खी के बक्से, अचार बनाने की मशीनें और स्वचालित अगरबत्ती मशीनें वितरित की गईं। तमुलपुर के कुमारिकाता गांव में उन्होंने 50 मधुमक्खी पालकों को 500 मधुमक्खी बक्से वितरित किए और गुवाहाटी के KVIC परिसर में लाभार्थियों को 40 अचार बनाने की मशीनें तथा 20 स्वचालित अगरबत्ती मशीनें सौंपी। ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत 6 माइल गुवाहाटी में फुटवेयर उद्योग से संबंधित एक पायलट परियोजना का भी उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि KVIC देश के गांवों और कस्बों में योजनाओं को लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वीट रिवॉल्यूशन के आह्वान पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग वर्ष 2017 से राष्ट्रीय स्तर पर शहद मिशन योजना चला रहा है। इस योजना के तहत असम राज्य में 829 मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण के बाद 8,290 मधुमक्खी के बक्से और मधुमक्खी कॉलोनियां वितरित की गई हैं। उन्होंने मधुमक्खी पालकों को विश्व स्तरीय शहद उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया ताकि असम के स्थानीय शहद को वैश्विक पहचान मिले। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ किसानों की आय को भी बढ़ा रहा है। इसके अलावा वन क्षेत्र से सटे गांवों में मधुमक्खियों के बक्सों के माध्यम से हाथियों को लोगों के घरों और किसानों के खेतों में आने से रोका जा रहा है। इसकी वजह से हाथियों द्वारा मानव हमलों और किसानों की फसलों को नुकसान की घटनाओं में कमी देखी गई है। ओडिशा के बारीपदा स्थित महाराजा श्रीराम भंजादेव विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया। इस दौरान राष्ट्रपति ने नई शिक्षा नीति के जरिए जनजातीय समुदाय के छात्रों को कौशल दक्षता का प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाने पर जोर दिया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी से बात की हमारे संवाददाता OP यादव ने। ओडिशा के बारीपदा स्थित महाराजा श्री रामचंद्र भंजादेव विश्वविद्यालय में भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया और उत्कृष्ट छात्रों को और मेधावी छात्रों को पदक और उपाधि प्रदान की। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विद्यालय के कुलपति डॉक्टर संतोष कुमार त्रिपाठी। सर, महामहिम राष्ट्रपति का आगमन हुआ, किस तरह की प्रतिक्रिया रही छात्रों की और एकेडमिक स्टाफ की इस अवसर पर? So everybody is in a joyful mood. सबका जो आनंद तो छा गया है ये विश्वविद्यालय में, मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति इस मिट्टी का कन्या है, इसीलिए everybody is happy with her arrival here in the campus. कितने छात्रों को PhD, DSc और अन्य तरह की उपाधि मिली? अभी PhD जो है 90 छात्रों ने PhD रिसीव किए हैं और 34 स्वर्ण पदक दिया गया है, जो कि 26 छात्र छात्रियों रिसीव किए हैं और 8 जो सम्मान सूचक उपाधि DSc डिलीट दिया गया है। एमिनेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं ओडिशा के, उनको 8 उपाधि दिया गया है राष्ट्रपति की ओर से। इन उपाधियों के जरिए छात्र भविष्य में राष्ट्र के कर्णधार बने, तो इस तरह की जो राष्ट्रपति की अपील है, बच्चों को एक संदेश है मोटिवेशन का, ये कितना मददगार साबित होगा? ये ज़रूर साबित होगा। फ्रॉम दिस डे मैं ये समझता हूँ कि छात्र छात्रियों ने एक प्रॉमिस लेंगे कि अगर इस मिट्टी का ये कन्या उधर पहुँच सकती है, आह्वान दे सकती है, इसके आह्वान को हमको लेना चाहिए और आगे उसको प्रॉमिस तरह से लेना चाहिए। राष्ट्रपति ने नई शिक्षा नीति का भी जिक्र किया कि नई शिक्षा नीति के जरिए राष्ट्र के नागरिक हुनरमंद बन रहे हैं और आत्मनिर्भर बन के रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण है? नई शिक्षा नीति के बारे में मैं ये बताऊं कि हमारा यूनिवर्सिटी एक स्टेप आगे बढ़ गया है नई शिक्षा नीति को अपनाने के लिए, और ये जो स्किल डेवलपमेंट है हमने MSc के साथ और हमारा जो है स्टार्टअप ओडिशा के साथ हम जुड़ गए हैं और हमारा यहाँ के एक स्टार्टअप पुरस्कृत हुआ है और आगे उनको लेके हम जरूर बढ़ेंगे स्किल डेवलपमेंट में और स्टार्टअप में। तो महाराजा श्री रामचंद्र भंजादेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी।
जिनका मानना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विश्वविद्यालय के मेधावी और उत्कृष्ट छात्रों को पदक और उपाधि प्रदान कराने से एक और जहां छात्रों में उत्साह का माहौल है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति के इस विश्वविद्यालय के कैंपस में आने से सभी कार्मिकों में जोश और जज्बे का माहौल देखने को मिला है। मेरे सहयोगी कैमरामैन एम ए खान के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, बारीपदा, ओडिशा। जहां चाह वहां रहा, इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है राजस्थान में झुंझुनू और सीकर जिले की सीमा के पास के बेरे गांव की संतोष देवी खदेड़ ने। प्रतिकूल मौसम, भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित पानी के बावजूद संतोष ने सिंदूरी अनार की खेती करके आत्मनिर्भर तो बने ही, साथ ही लोगों को रोजगार देने का भी काम किया। पेश है ये विशेष रिपोर्ट। राजस्थान में झुंझुनू और सीकर जिले की सीमा पर एक गांव है बेरी। यूं तो ये भी सामान्य गांव की तरह ही है, मगर झुंझुनू सीकर हाईवे से गांव के अंदर प्रवेश करते हैं तो रास्ते में शेखावाटी कृषि फार्म एवं उद्यान नर्सरी रिसर्च सेंटर का एक बोर्ड नजर आता है, जो एक महिला की मेहनत, लगन और जुनून का सबूत है। संतोष देवी ने गांव बेरी को देश भर में सिंदूरी अनार वाले गांव के रूप में अलग पहचान दिलाई है। संतोष देवी खेदड़ करीब 1.25 एकड़ जमीन पर सिंदूरी अनार की खेती करती हैं। प्रतिकूल मौसम, भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित पानी के बावजूद संतोष ने अनार की खेती में कमाल कर दिखाया है। सीकर जिले के प्रगतिशील किसानों में शामिल संतोष देवी की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अनार की खेती से ये साल भर में 30 लाख रुपए तक कमा लेती हैं। 2008 में उद्यान विभाग से हमने अनार के प्लांट लिए थे और हमारे पास उस समय ट्यूबवेल भी नहीं थी, तो पहले प्लांट अगर लगाते हैं तो उसमें पानी की ज़रूरत होती है, तो हमने 2008 में ट्यूबवेल भी बनवाया और उसके बाद ये प्लांट लगवाए। और उस समय हमारे पास ना बिजली का कनेक्शन था, तो हमने 5 साल तक इसको जनरेटर सेट से ही तैयार किया है। और उसके बाद 2011 में जब हमें इनसे प्रोडक्शन हुआ तो हमें इससे 3 लाख रुपए की इनकम हुई। संतोष देवी महिलाओं को आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनने की भी सीख देती हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं हर महिलाओं को ये कहूँगी कि हर किसान महिला के पास अगर थोड़ी भी ज़मीन है तो वो उसमें सब कुछ कर सकती हैं, अपने बच्चों को आगे इसी खेती से पढ़ा सकती हैं, किसी के आगे वो हाथ नहीं फैलाएंगी। संतोष देवी बताती हैं कि अनार की जैविक खेती की शुरुआत उन्होंने सिंदूरी अनार के 220 पौधों से की थी। ड्रिप सिस्टम से पौधों की सिंचाई की। 2008 में लगाए पौधों ने वर्ष 2011 में फल देने शुरू कर दिए। पहले ही साल उन्हें 3 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। इसके बाद संतोष देवी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अनार की खेती के बदौलत कृषि वैज्ञानिक की उपाधि से नवाजी जा चुकी हैं। जो कहते हैं ना कि यह किसान वैज्ञानिक है, तो किसान वैज्ञानिक की भी उपाधि मुझे दी गई। और माननीय कृषि मंत्री जी थे, वो मेरे खेत में आए और उन्होंने विजिट किया और उन्होंने ये जो अनार और सेब ये देखकर ये कहा ये अनार है या सेब है, आपने तो इसको जम्मू कश्मीर बना रखा। तो मैं चाहती हूँ कि किसान भाइयों आप भी इसी तरह से करो और आगे बढ़ो। संतोष देवी कहती हैं कि किसानों को बागबानी में कदम रखना चाहिए, क्योंकि इसमें मेहनत भी कम लगती है और आमदनी अधिक होती है। किसानों भाइयों बागवानी में आओ, ज़्यादा भी नहीं तो आप 1-1 हेक्टेयर में लगाओ, तो आपको बागवानी में आना पड़ेगा, जिससे आप अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं और इसमें मेहनत भी कम है। मोदी जी को मैं बहुत आदर नमस्कार करती हूँ कि उन्होंने ये हमारे लिए सपोर्ट किया है, क्योंकि हमारी आय खेती से दोगुनी नहीं, हम खेती से चौगुनी कर सकते हैं। संतोष देवी के उगाए फल दिल्ली, मुंबई, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और चूरू सहित देश भर में खुशबू फैला रहे हैं। संतोष देवी ने अपने उद्यान में 10 लोगों को रोजगार भी दे रखा है। उनका मकसद सिंदूरी अनार को बढ़ावा देने के साथ साथ और लोगों को भी रोजगार देना है। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। मंगलवार को चने के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। लालसोट मंडी में चने के सौदों में तेजी रही, वहीं जयपुर और दाहोद मंडी में चने के भाव नरम रहे, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान चने के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। आवक पर नजर डालें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में 9 मई को चना बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 8 मई को देसी चने का भाव रहा 4,650 रुपए। 9 मई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 4,650 रुपए पर बना रहा, जबकि राज्य की ही दाहोद मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ।
यहाँ 8 मई को चने का भाव था 4,850 रुपए। 9 मई को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 4,825 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में 8 मई को चने का भाव रहा 4,449 रुपए। 9 मई को इसके भाव में 74 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,375 रुपए। वहीं लालसोट मंडी में इस दौरान चने के भाव में उठाव देखने को मिला। यहाँ 8 मई को चने का भाव था 4,500 रुपए। 9 मई को इसके सौदे 15 रुपए चढ़कर 4,515 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में देसी चने के भाव की बात करें तो आगरा मंडी में मंगलवार को चने का भाव रहा 5,550 रुपए। इलाहाबाद मंडी में भाव रहा 5,350 रुपए। बदायूं मंडी में चना 5,825 रुपए पर बिका, जबकि ललितपुर मंडी में इस दौरान चने के सौदे 5,335 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 5,08,000 टन और बीते 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर चने की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 136,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को राजकोट और सूरतगढ़ मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। जसदन और खातेगांव मंडी में गेहूं के भाव में नरमी देखने को मिली। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 8 मई को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,210 रुपए। 9 मई को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,230 रुपए पर। वहीं राज्य की ही जसदन मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 मई को गेहूं का भाव था 2,125 रुपए। 9 मई को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 2,100 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 8 मई को गेहूं का भाव रहा 2,425 रुपए। 9 मई को इसके भाव 325 रुपए गिरकर 2,100 रुपए पर हुए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में हल्की तेजी देखने को मिली। यहां 8 मई को गेहूं का भाव था 2,038 रुपए। 9 मई को इसके सौदे 2 रुपए चढ़कर 2,040 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो यहां मंगलवार को आगरा मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 2,170 रुपए। इलाहाबाद मंडी में भाव रहा 2,125 रुपए। अलीगढ़ मंडी में धारा गेहूं 2,130 रुपए पर बिकी। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1,121,82,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 44,40,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1,77,42,000 टन रही थी। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। ओडिशा में धान के खेत की देखभाल करें। धान की तैयार फसलों की कटाई कर सकते हैं। धान के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान लाल मिर्च के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ बैंगन के खेत में भी जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। इसके साथ ही केले के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। वहीं पपीते के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। ओडिशा में प्याज की तुड़ाई कर सकते हैं। प्याज के खेत में सिंचाई भी करें। किसान भिंडी की बुआई कर ले। इसके अलावा अदरक की बुआई करें। साथ ही करेले की बुआई करने का समय उचित है। ओडिशा में खीरे की बुआई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में मक्के के खेत में निराई कर ले। मक्के की तैयार फसलों की कटाई कर लें। साथ ही मूंग की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। इस समय बीन्स की खेती के लिए खेत तैयार करें। किसान जूट की बुआई करते रहें।
जूट के खेत में जल निकासी का उचित प्रबंध कर ले। इसके अलावा लीची में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लीची में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इसी तरह टमाटर में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बैंगन की नर्सरी तैयार करने का समय उचित है। वहीं सुपारी की तुड़ाई करें। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के 1 दिवसीय दौरे पर। लोगों ने दिल खोलकर भव्य तरीके से प्रधानमंत्री का किया स्वागत। प्रधानमंत्री ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए। नाथद्वारा में स्थित भव्य मंदिर 300 साल पुराना है। अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित ये मंदिर वैष्णव धर्म के बल्लभ संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे और परिवहन संपर्क से जुड़ी 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मेवाड़ से मारवाड़ और जोधपुर से जयपुर की कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली सड़क निर्माण परियोजना की आधारशिला रखी। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों की तरफ से दायर उस याचिका पर दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है जिसमें भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लोग यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच में देरी का आरोप लगाया गया है। द केरला स्टोरी फिल्म पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में लगाए गए बैन के खिलाफ फिल्म निर्माता की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 12 मई को सुनवाई करेगा। हरीश साल्वे ने सीजेआई की बेंच के सामने मामला रखा था और जल्द सुनवाई के आग्रह किया था। कर्नाटक में सभी 224 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग। सत्तारूढ़ बीजेपी का कांग्रेस और जेडीएस जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों से मुकाबला। सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 113 का चमत्कारी आंकड़ा हासिल करना होगा। इस चुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की किस्मत दांव पर लगी हुई है। येदियुरप्पा के बेटे वीवाई विजेंद्र पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत डीके शिव कुमार की किस्मत का भी होगा फैसला। उत्तर प्रदेश में रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान। स्वार सीट पर 6 जबकि 96 सीट पर 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट पर भी मतदान। 16 लाख से ज्यादा मतदाता 19 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। जालंधर लोकसभा आरक्षित सीट कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी के निधन के बाद खाली हुई थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ कस्बे में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद सुरक्षा बलों की घेराबंदी और तलाशी अभियान। जानकारी के मुताबिक कुछ स्थानीय लोगों ने पुंछ कस्बे में सशस्त्र लोगों की संदिग्ध गतिविधियां देखी थी।
तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार। किसान, बदलते भारत की शान।